आगे हम क्या है मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में बात करेंगे। इससे भी अगर हम वैसे तो पहले हमको लर्निंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ना था, बाकी हम पहले मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में बात करेंगे। फिर जो हमारा सबसे लास्ट टॉपिक होगा उसमें क्या करेंगे, हम लर्निंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारा फाइनल जो रिजल्ट या प्रक्रिया हमारी जो होती है वो लर्निंग होती है। तो आज हम देखते हैं मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग में क्या है हमारे पास तीन चीजें निकल के आती हैं। वो है ये है लार्ज ग्रुप, बेस्ड, मीन्स कह सकते हैं कि टीचर बेस्ड, शिक्षक आधारित। दूसरा है हमारा मिश्रित, मिश्रित शिक्षण। तीसरा है हमारा छात्र आधारित या शिक्षार्थी आधारित। तो अगर हम इसके तथ्यों की बात करें तो शिक्षक आधारित में क्या होगा, मेन जो एक तंत्र शासन होगा तो प्रधान क्या होगा, शिक्षक होगा। दूसरी बात इसमें क्या होगी शिक्षक आधारित में, ये ही निर्देशात्मक होगा। जो कम्युनिकेशन होगी, जो वार्तालाप होगा, वो वार्तालाप एकल होंगे या डायलॉग होंगे, मीन्स दोनों तरफ से होंगे, एक तरफ से होंगे। तो इसमें क्या है, एकात्मक या एक दिशात्मक संप्रेषण होगा। इसमें प्रतिक्रिया की हो भी सकती है और प्रतिक्रिया नहीं भी हो सकती है भी और नहीं भी। आगे अगर हम इसकी बात करें तो इसमें रुचि ज्यादा होगी या कम होगी। तो इसमें जब एक दिशात्मक संप्रेषण है तो इसमें रुचि कम होगी। आगे ही हमारा इसमें उदाहरण, अगर इसी के अगर हम एक उदाहरण देखें तो इसमें हो सकता है व्याख्यान, डेमोन्स्ट्रेशन एक्सेट्रा, जो भी जैसे डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स कोई मॉडल दिखाना है, कोई चार्ट पेपर पे कुछ चीज दिखाना, उसके बाद उनको थोड़ा सा उनके बारे में बता देना, क्या है डेमोन्स्ट्रेशन है। व्याख्यान क्या है, लेक्चर देना। जैसे जो बड़ी क्लासेस होती हैं उसमें जो टीचर होते हैं वो लेक्चर देते हैं। मिश्रित में क्या है, जहाँ पे इससे पहले मिश्रित से पहले हम देखते हैं शिक्षार्थी आधारित। शिक्षार्थी आधारित में क्या होगा, जो फॉलोअर होंगे, फॉलोअर क्या होंगे, कौन होंगे, शिक्षार्थी होंगे। तो प्राप्तकर्ता कौन है, प्राप्तकर्ता शिक्षार्थी हैं। दूसरा, अगर ये यहाँ पे निर्देशात्मक है तो यहाँ पर क्या होगा, ये आगमनात्मक। ठीक है। आगे यहाँ पर एक दिशात्मक संप्रेषण है तो यहाँ पे क्या होगा, दो दिशात्मक। अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। दो दिशात्मक, एक दिशात्मक, जो हमारा कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। बाकी आगे चलकर हमारी जो फोर्थ यूनिट है कम्युनिकेशन, उस पर हम आगे डीपली बात करेंगे। तो इसमें प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया उसमें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इसमें प्रतिक्रिया क्या होंगी, आवश्यक होंगी, प्रतिक्रिया अनिवार्य होंगी। आगे क्या चीज है, कम रुचि होगी या ज्यादा रुचि होगी। जो शिक्षार्थी बेस्ड होगा, शिक्षार्थी ही बात करेंगे, शिक्षार्थी शिक्षक से पूछेंगे, उनकी रुचि होगी तो इनकी क्या होगी, रुचि अधिक होगी।
आगे क्या है, व्याख्यान है। यहाँ पे क्या है हमारा, क्लासरूम, डिस्कशन, या फिर कह सकते हैं प्रोजेक्ट मेथड। अब मिश्रित में क्या है, मिश्रित में क्या होता है, इस लार्ज ग्रुप बेस्ड या फिर शिक्षक आधारित और शिक्षार्थी आधारित दोनों का क्या होता है, एक मिश्रण होता है। तो मिश्रण क्या होता है, मीडियम स्केल मीन्स एक लघु कह सकते हैं ग्रुप्स होते हैं या संघ होते हैं, छात्रों के समूह होते हैं, ठीक है। इसमें प्रधान या इस तरह से या किसी की शासन होता है, नहीं होता ये। इसमें क्या होता है, मैत्रिक भाव होता है, मैत्री भाव, या डिस्कशन कह सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं बच्चे और कौन, टीचर जो होते हैं। और ये भी क्या है हमारा, टू वे कम्युनिकेशन है। क्यों होगा टू वे कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें बच्चे भी बातचीत करेंगे और शिक्षक भी बातचीत करेंगे। प्रतिक्रिया इसमें होगी ही होगी, अवश्य होगी इसमें प्रतिक्रिया। रुचि क्या होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, बच्चे के इंटरेस्ट की चीज होगी तो वो रुचि लेगा, अदरवाइज वो रुचि नहीं लेगा। व्याख्यान, डेमोन्स्ट्रेशन, इसमें कह सकते हैं कि हमारा पैनल या ग्रुप डिस्कशन, इस तरह की जो हमारी चीजें हैं वो आएंगी। पहले अब हम एक बार क्या करते हैं, संप्रेषण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो हमारा आगे भी काम आएगा। पहले हम वन वे कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे, फिर टू वे कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे। तो कम्युनिकेशन में क्या होता है, कम्युनिकेशन में सेंडर होता है, मीन्स जो अपनी बात कहना चाहता है, और उसकी क्या होती है, एक बात होती है जिसको हम मैसेज बोलते हैं, ठीक है। एक चैनल होता है, चैनल मीन्स जो हमारा माध्यम होता है, और यहाँ पे क्या होता है, हमारा रिसीवर होता है। मीन्स एक व्यक्ति, मान लो मैं हूं, कोई अपनी बात कहना चाह रहा हूं, तो मैं क्या हूंगा, एक सेंडर हूंगा, भेजने वाला, संदेश भेजने वाला या फिर बात बोलने वाला। जो बात मैं बोलूंगा वो क्या होगी, हमारा मेरा मैसेज होगा। जो माध्यम होगा, मैं बोल के या फोन के माध्यम से या टैप रिकॉर्डर करके, वीडियो रिकॉर्डिंग करके, इस तरह से क्या है, जो बोलने का क्या है, एक चैनल है, एक माध्यम है। और रिसीवर कौन है, आप हैं, या जो व्यक्ति है जिससे मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूँ वो क्या है, रिसीवर है। तो ये क्या है, हमारी वन वे कम्युनिकेशन है, मीन्स एक तरफा है, एक दिशात्मक है। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, मुझे वापसी में कोई प्रतिक्रिया या कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है। इसमें ही टू वे कम्युनिकेशन किस तरह से बन जाता है, यहाँ पे मैसेज होगा और यहाँ पे चैनल होगा। और ये क्या होगा, हमारा सेंडर, और ये क्या होगा, हमारा रिसीवर। अगर हम दूसरे तरीके से बात करें, ये मैसेज यहाँ से यहाँ मैसेज भेजेगा, चैनल के माध्यम से भेजेगा और रिसीव करेगा, इस तरह से रिसीव हुआ। लेकिन साथ साथ में ये क्या है, रिवर्ट मैसेज करेगा, कोई अपनी बात बोलेगा, चैनल के माध्यम से बोलेगा, अपनी जो मैसेज को बोलेगा, अपनी बात को बोलेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये सेंडर पे होगा, और यहाँ साथ साथ में क्या हो जाएगा, रिसीवर। और ये यहाँ पे रिसीवर था, ये भी क्या हो जाएगा, साथ साथ में सेंडर। तो ये हो जाएगा हमारा टू वे कम्युनिकेशन। कहने का मतलब है, जब दो व्यक्ति हैं, ये अपनी बात बोलता है, एक माध्यम से रिसीवर तक जाती है, फिर रिसीवर उस बात को सुनता है, समझता है,
समझने के बाद वो भी अपनी बात बोलता है चैनल और मैसेज के माध्यम से, और जो सेंडर होता है पहले वाला, उसके पास वो बात पहुंच जाती है। तो ये क्या होता है हमारा टू वे कम्युनिकेशन। इसमें आगे कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे जैसे सिंक्रोनस है, सिंक्रोनस मेथड जो भी हो सकते हैं, जो जिसमें लाइव होता है, हम तुरंत जो हमें फिर से कुछ फीडबैक मिलता है तो सिंक्रोनस होगा, जिसमें फीडबैक नहीं मिलेगा वो एसिंक्रोनस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मेथड ऑफ टीचिंग। तो हमारा सबसे पहला मेथड ऑफ टीचिंग जो हमारा शिक्षा के आधारित जो था, उसमें क्या है हमारा लेक्चर मेथड। मीन्स व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि से अभी जैसे हमने पढ़ा था ये क्या होती है, क्योंकि एक यहाँ पर एक टेबल है, यहाँ पर टीचर खड़ा है, और यहाँ पे ये क्या है क्लासरूम है। क्लासरूम क्या है, यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, ये टेबल स्टूल वो हैं, बेंचेस हैं, यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, ये हमारे बच्चे बैठे हुए हैं। यहाँ से इसने मैसेज थ्रो किया, यहाँ से इसने लेक्चर देना स्टार्ट किया, ये बोलना स्टार्ट किया। बोलने स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ से मैसेज गया इन सबके पास, मैसेज गया इन सबके पास, इन सबके पास मैसेज गया। तो ये क्या होगी हमारी, जब बहुत सारी भीड़ होगी, मतलब जब हमारे जो हमारा व्याख्यान विधि है कहाँ कहाँ पे काम आती है, 20 जनसंख्या ज्यादा हो, जनसमूह ज्यादा हो, वहां पर कार्य करती है। दूसरा इसका गुण क्या है, ये क्या है, जब बहुत सारे लोग होंगे तो ये अगर मान लो कोई जो लेक्चरर है, कोई अच्छा प्रोफेसर है, वो अच्छा कुछ पढ़ाना चाह रहा है, कुछ वैसे एक बौद्धिक चीजें, दार्शनिक चीजें पढ़ाना चाह रहा है, क्या प्रायोरिटी होगी कि उसके ज्ञान को सीखा जाए या उससे क्रॉस क्वेश्चन करके बहुत सारी चीजों को उसको अटकाया जाए, उसका समय खराब किया जाए। तो यहाँ पे प्रायोरिटी होती है जो हमारे ज्ञान की, उसको प्रायोरिटी दी जाए, ना कि क्रॉस क्वेश्चनिंग की। तो ये हमारे कम्युनिकेशन किस तरह का ऐसा होगा, एक तरफ या एक दिशात्मक कम्युनिकेशन होगा, संप्रेषण होगा। तीसरी चीज हमारे पास क्या आती है व्याख्यान में, शिक्षक। जब शिक्षक बोलेगा तो इसमें क्या होगा, शिक्षक आधारित होगा। चौथी क्या चीज है, जो नॉलेज होगी इसको टीचर को, वो कैसी होगी, या बौद्धिक ज्ञान, बौद्धिक या वैचारिक पूर्ण ज्ञान प्रदान करेगा, ये कह सकते हैं सिद्धांत। आगे हमारे पास क्या चीजें निकल के आएगी, इसको हम किस तरह से, हम क्या क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या क्या इसके ड्रॉबैक हैं, क्या क्या इसकी सीमाएं हैं, उन चीजों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी फायदा है, ये क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। मीन्स ये क्या होगा, देखने में लुभावना होगा, इम्प्रेशन करने वाला, इम्प्रेसिव होगा। दूसरी इसके फायदा क्या है, आसान होगा। तीसरा कह सकते हैं ये क्या होगा, कहने में छोटे हो सकते हैं या तथ्यात्मक हो सकते हैं। ठीक है, आगे हम इसकी बात करेंगे। इसका और एक फायदा क्या है, बहुत बड़ी संख्या को एक जल्दी पढ़ाया जा सकता है। बड़े जनसमूह को क्या किया जा सकता है, एक साथ में और जल्दी। जल्दी शिक्षण दिया जा सकता है। तीसरा इसका फायदा क्या है, ये प्रेरणात्मक हो सकता है। किस तरह से, क्योंकि इसमें जो नॉलेज होगी, जो लेवल ऑफ एजुकेशन होगा, वो क्या होगा, बहुत हाई होगा।
तो ये क्या है, प्रेरणात्मक हो सकता है। चौथी चीज क्या है हमारे पास, ये लचीला लचीला हो सकता है। लचीला मीन लचीलापन से कहने का मतलब है कि जब हम स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स का मर्जी है तो वो पढ़ सकता है, स्टूडेंट की मर्जी नहीं है तो वो नहीं पढ़ सकता, उसको स्किप भी कर सकता है, छोड़ के बाहर जा सकता है। तो इसमें ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता, वो बच्चे की डिमांड के हिसाब से हो सकता है कि वो लचीलापन उसमें होता है कि मैंडेटरी नहीं होता है। आगे क्या चीज है, बच्चा चाहे तो इसके नोट्स बना सकता है, नोट्स बनाना, ठीक है। तो ये चीजें क्या है हमारे पास, ये इसके विवरण है, ये इसके हमारे पास फायदे हो गए। अब हम इसके बारे में इसकी क्या देख लेते हैं, कुछ सीमाओं के बारे में देख लेते हैं कि इसकी क्या समस्या हो सकती है। तो सीमाओं हम क्या करेंगे, जो हमारे लिसनर्स होते हैं, लिसनर्स की जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे एक एक्टिव लिसनर नहीं है, पैसिव लिसनर है। कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट हैं वो ध्यानपूर्वक नहीं सुन सकते, नहीं सुनते, क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक नहीं सुनते, वो क्या होते हैं, हमारे पैसिव लिसनर होते हैं। दूसरी क्या कमी हो सकती है, दूसरी क्या कमी है, ये क्या है हमारा वन वे कम्युनिकेशन है, मीन्स एक दिशात्मक है। तो ये क्या है, इसकी कमी भी हो सकती है, क्योंकि इसमें ये कमी होगी क्योंकि बच्चा जब सवाल नहीं पूछेगा तो उसकी रुचि क्या होगी, वो रुचि कम हो जाएगी। रुचि कम होने की वजह से क्या होगा, उसको नींद आने लगेगी, उबासी लेने लगेगा, पढ़ेगा नहीं, उसका ध्यान उस चीज पे नहीं जाएगा। तो कह सकते हैं एक दिशात्मक होना इसका क्या है, एक ड्रॉबैक है, इसकी कमी है। तीसरी चीज है मनोवैज्ञानिक विकास कम होना। कह सकते हैं जब एक दिशात्मक होगा, उबाऊ होगा, तनावपूर्ण होगा, या उसमें कह सकते हैं समस्याएं होंगी, नीरस होगा, इंटरेस्टिंग कम होगा, रुचि कम होगी, तो क्या हो जाएगा, वो मनोवैज्ञानिक विकास कम कर पाएगा। जहाँ पे सक्रिय चीजें होंगी, जहाँ पे तुरंत रिएक्शन मिलेगा, तुरंत फीडबैक बच्चे देंगे, वो क्या होता है, हमारा एक्टिव चीज होती है। जब लेकिन एक तरफा एक इंसान बोल रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, और बच्चे उबासी ले रहे हैं, सो रहे हैं, वो क्या करेगा, उसमें मनोवैज्ञानिक विकास को कमजोर करेगा। तो उसमें डेवलप होने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। अब आगे यहीं पे क्या होगा, ये क्या होगा, क्योंकि एक दिशात्मक है तो ये नीरस होगा, या फिर क्या होगा, उबाऊ होगा, उबाऊपन, या फिर कह सकते हैं तनावपूर्ण होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इसकी जो लेक्चर मेथड है, ये सारी चीजें आती हैं, जिसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ गुण हैं, कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। अगला मेथड आता है हमारा, अगला मेथड आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन। कह सकते हैं प्रदर्शन। प्रदर्शन तरीका, इसमें क्या होता है, शिक्षक क्या करता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में, इसके पास कोई मॉडल है, कोई सपोज कीजिए कि एक डैम है, डैम का इसने मॉडल बना रखा है। डैम को क्या करेगा, ये बच्चों के एक ग्रुप को दिखाएगा, ये स्टेज है, स्टेज पे एक टेबल रख के यहाँ पे एक डैम का मॉडल इसने रखा हुआ है, पानी स्टोरेज करके इस तरह से लेके आएगा। तो यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, टीम में खड़े हुए हैं, टीम में खड़े हुए हैं, तो इनको ये क्या करेगा, उसको डेमो करके दिखाएगा कि यहाँ से वाल्व खोलने से यहाँ से पानी आउट होएगा। या जैसे हाइड्रोलिक लैब के कुछ एग्जांपल ले सकते हैं, वेंटिलेटर, या कुछ तरह से इंजीनियरिंग के जितने भी मॉडल कह सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन,
उसमें क्या करते हैं, एक छोटा सा एक प्रारूप या फिर एक चार्ट या फिर कुछ डायग्राम दिखाते हैं, उसमें किसी प्रक्रिया को, एक्सपेरिमेंट को या ऑब्जर्वेशन को दिखाते हैं और उसी के आधार पर बच्चों को सिखाते हैं कि एक बड़े रूप का प्रतिरूप बनाकर या उस बड़े रूप का ही एक वांछित रूप दिखाकर क्या करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रदर्शन, प्रदर्शन विधि, या फिर हम कह सकते हैं इसको प्रयोग प्रदर्शन विधि ही कहेंगे। अब इसकी कुछ लगभग जो कुछ विशेषताएं हैं वो व्याख्यान विधि जैसी हैं, लेकिन कुछ चीजें में अलग है, जैसे कि इसमें क्या होते हैं, उसकी तुलना में क्या होते हैं, तुलनात्मक छोटे ग्रुप होते हैं, तो कह सकते हैं तुलनात्मक छोटे समूह होते हैं। दूसरी चीज क्या आती है हमारे सामने, ये क्या है, व्याख्यान समूह, व्याख्यान शिक्षण का क्या है, अगला रूप है। इसका मतलब कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि व्याख्यान में क्या है, एक दिशात्मक वो होता है, कम्युनिकेशन होता है, तो उसमें क्या होता है, उबाऊपन होता है, तनाव हो जाता है और बच्चे नीरस हो जाते हैं, इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं। तो उसमें क्या है, वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर बड़े समूह होते हैं, यहाँ पर छोटे समूह है, तो वो एकात्मक की जगह क्या हो जाएगा, द्विदिशात्मक संप्रेषण हो जाएगा। और द्विदिशात्मक संप्रेषण होगा, सॉरी, तो क्या होगा, ये रुचिकर हो जाएंगी चीजें, ये क्या हो जाएंगी, क्रियात्मक हो जाएंगी चीजें, ये क्या हो जाएंगे हमारे ज्यादा क्या हो जाएगा, हमारा अधिक जो मनोवैज्ञानिक विकास होगा, मनोविकास क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। बाकी जो चीजें हैं वही है कि इसमें भीड़ ज्यादा होगी, तो उस वजह से भी प्रॉपर हर एक बच्चे को जानना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आगे क्या है हमारा, टीम टीचिंग। थर्ड क्या है हमारा, टीम टीचिंग। टीम भी समूह शिक्षण। इसका कहने का मतलब है, अब तक क्या होता था हमारे पास लेक्चर मेथड में और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, हमारे पास एक टीचर होता था। यहाँ पर क्या है, हमारी एक टीचर ही हो गया, एक टीचर ही हो गया। जब हमारे दो या दो से अधिक टीचर हों तो क्या होता है, हमारा टीम टीचिंग कहलाता है। इसमें क्या करता है, एक टीचर क्या करता है, एक थ्योरेटिकल मीन्स सिद्धांतिक ज्ञान, सिद्धांतों को सिखाता है, तो वहीं के वहीं अन्य दो या तीन जितने भी होंगे उसके व्यवहारिक कौशल, अन्य जो दो या तीन होंगे, एक या दो जितने भी होंगे वो क्या होंगे, हमारे उसी ज्ञान को, जो हमारे सिद्धांतिक ज्ञान है उसी ज्ञान को व्यवहारिक तौर पर समझाएंगे, उसको प्रैक्टिकल करके, उसको लैब में या फिर उसको व्याख्या करके व्यवहारिक तौर पर हमको सिखाएंगे। तो इसमें क्या होता है, इसके जो गुण हो सकते हैं, जब बहुत कई टीचर होंगे और सबकी अपने अपनी चीजों में स्किल होगा, इसकी थ्योरी अच्छी होगी, इसका व्यवहारिक ज्ञान अच्छा होगा, तो इसमें क्या चीज निकल के आती है, इसमें क्या स्टूडेंट की क्या होगी, रुचि होगी, तो ये क्या होगा, रुचि आधारित हो जाएगा। दूसरी चीज क्या होगी, इसमें जब कई टीचर होंगे और जब इसको व्यवहारिक ज्ञान या प्रैक्टिकल ज्ञान हमें कराएगा, तो यहाँ पर तकनीक
नई नई तकनीक, ये क्या करेगा, तकनीक खोज के लाएगा। ये क्या लाएगा, हमारा इंस्ट्रूमेंट जो होंगे हमारे, तकनीक व नवीन यंत्र। तो क्या होगा, जो नई नई तकनीक होंगी, नए नए प्रयोग होंगे, नए नए यंत्र होंगे, उनका प्रयोग होगा। जब यहाँ क्रिएटिविटी ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता में क्या होगा, सुधार ज्यादा होगा। एक चीज और, जो हमारा कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन इसमें कैसा होगा, जब हमारा इंटरफेरेंस हो रहा है स्टूडेंट का टीचर्स के साथ, तो ये क्या होगा, हमारा टू वे कम्युनिकेशन होगा। इसकी भी कुछ सीमाएं हमारे सामने निकल के आती हैं। जैसे ये क्या होगा, सभी विषयों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि मान लो अगर हम हिंदी विषय की बात करें, या कलात्मक जितने भी हमारे सब्जेक्ट है, जितने विषय हैं, उनमें लागू नहीं होगा, क्योंकि उसमें व्यवहारिक ज्ञान और सिद्धांतिक ज्ञान अलग अलग नहीं हो, अलग अलग पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं होती, एक ही टीचर से अच्छे से काम चल सकता है। तो ये क्या होगा, सभी विषयों पर लागू नहीं। दूसरा, जब एक से अधिक टीचर होंगे तो उनका खर्चा भी ज्यादा होगा, तो आर्थिक तौर पे क्या होगा, हमारी क्या होगा, आर्थिक तौर पर कमजोर करेगा। आर्थिक व्यय क्या होगा, बढ़ेगा हमारा। आगे अगर हम बात करें, ये क्या होगा, इसमें जब यहीं पे अगर सिद्धांत वाला जो शिक्षक होगा, तो उसमें कंपेरेटिवली क्या होगा, उसमें ज्ञान की कमी होगी, तो इसमें दक्षता की कमी होगी। मीन्स अगर एक टीचर में ही वो क्वालिटीज होती तो वो अकेला ही उस चीज को पढ़ा सकता था। तो यहाँ पर क्या होगी, दक्षता की कमी होगी। किसमें होगी, शिक्षक में। आगे की क्या चीज है, इसमें हम देख सकते हैं कि इसका जो न्यू फॉर्मेट है, न्यू फॉर्मेट आगे चलकर इसको ये किस किस चीज में बदल सकता है। जो न्यू एजुकेशन जो तरीके हैं, टीचिंग मेथड हैं, इसमें पैनल टीचिंग हो सकती है, ग्रुप डिस्कशन हो सकते हैं, और कह सकते हैं कि एक वाइवा मेथड हो सकता है। तो इस तरह के दो तीन चीजें हैं जो हमारे इसके जो समूह शिक्षण से आगे निकल कर बाहर आती हैं। आगे हमारा टीवी एंड वीडियो टीचिंग। सीधी सी बात है, टीवी पर या वीडियो पर अगर हम पढ़ते हैं तो ये क्या होता है, हमारा पहली कंडीशन क्या होती है, हमारा वन वे कम्युनिकेशन होगा। दूसरी बात क्या होगी, इसमें बिजली की, तकनीक की, और आर्थिक मीन्स धन की जो क्या होगी, आवश्यकता होगी। तीसरी चीज इसमें क्या निकल के आएगी, परिस्थितियों पर आधारित होता है। स्थितियों पर क्या होगा, आधारित होगा। अगर वहीं हम इसके गुणों की अगर हम बात करें, गुणों में क्या क्या चीजें हमारे पास हो सकती हैं, हमको क्या मिल सकते हैं, अधिक
दक्ष अध्यापक। जो हमारे प्रोफेसर होते हैं उच्च लेवल तक के, जो हमारे प्रोफेसर होते हैं वो हमें टीचिंग के लिए मिल सकते हैं, वो हमें शिक्षा देने के लिए मिल सकते हैं। दूसरी किस्म क्या चीज़ है, जो इसका प्रदर्शन तरीका होगा या इलस्ट्रेशन मेथड जो होगा या विजुअलाइजेशन जो होगा, चित्रीकरण जो होगा, वो इसमें अधिक होगा। चित्रीकरण, क्योंकि इसमें चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना की बजाय हम वीडियो में रिकॉर्ड करके या उन चीज़ों को एक्चुअल जो हम विजिट करके वीडियो रिकॉर्डिंग करके उनको हम दिखा सकते हैं। जैसे किसी डैम की बात करें या किसी इलेक्ट्रिक प्लांट की बात करें, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी फैक्ट्री की बात करें, तो उसको फैक्ट्री में हम पढ़ाने की बजाय फैक्ट्री को ही दिखाकर उनको प्रोसेस को, उनके तरीके को, उनको मशीनरी को हम आसानी से समझा सकते हैं। इसमें तीसरी चीज क्या है हमारे पास, जो मोड ऑफ टीचिंग है वो उसमें क्या हो सकता है हमारा चित्र, स्लाइड्स, प्रेजेंटेशन। स्लाइड्स होते हैं जैसे फोटोज जो प्रोजेक्टर पे ओवरहेड प्रोजेक्टर पे एक फोटो दिखाते हैं, वो फिल्म होते हैं ना, फिल्म में एक रोल करते हैं, फिर अगला फोटो आ गया, फिर रोल करते हैं, फिर अगला फोटो, इस तरह से स्लाइड्स होती हैं जैसे प्रेजेंटेशन करते हैं पीपीटी पे, तो उसमें दिखाना इसी तरह से क्या हो सकता है, इसके मेथड हो सकते हैं। इसका एक फायदा है, ये दूर दराज के क्षेत्रों में पढ़ाया जा सकता है। मीन्स जिन क्षेत्रों में स्कूल काफ़ी दूर हैं, मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में क्या है, स्कूलों की जो डेंसिटी है वो कम है, स्टूडेंट्स भी कम है, बच्चे भी कम हैं, वहाँ पे क्या तरीका हो सकता है कि दूर दराज के क्षेत्रों में टीवी की सुविधा हो सकती है, बच्चे एक ग्रुप बना के 5-7 बच्चे मिलकर क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अच्छा, इसकी कमी और है यहाँ पर, जो हमारा निरीक्षण या इवेल्युएशन जो होगा, मूल्यांकन, असंभव हो जाएगा। तो क्या है, हम क्या कर पाएंगे, हम उनका मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे कि वो बच्चे कितना पढ़ गए हैं, कितना वो नहीं पढ़ पाएंगे। आगे हमारा रिव्यू स्ट्रेटजी। रिव्यू स्ट्रेटजी का मतलब है समीक्षा नीति। समीक्षा नीति से मतलब है, जो टीचर ने वीडियो लेक्चर में किसी भी तरह से, किसी भी उसमें फॉर्मेट में अगर कोई टीचर किसी शिक्षार्थी को पढ़ाता है, तो वो किस तरह से पता चलाएगा कि उसके शिक्षण जो तकनीक है, उसकी शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण के जो गुण हैं, या शिक्षार्थी की जो कमियां रही हैं, उनको मूल्यांकन जो है वो ठीक है या नहीं है, क्या उसने सीख पाया है, क्या उन चीज़ों को ग्रहण कर पाया है, चिंतन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारी समीक्षा नीति में। तो कह सकते हैं इसमें मूल्यांकन आधारित होता है। दूसरा होता है टू वे कम्युनिकेशन होगा, कि उसी आधार पर हम बच्चे की कमियों को प्राप्त कर सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं, हम त्रुटियों का, जो हमारी कमियां हैं उनका ज्ञान कर सकते हैं, उनका पता लगाया जा सकता है, त्रुटियों का ज्ञान। आगे जो चीज हमारा इसमें क्या होती है, हमें पाठ्यक्रम की जानकारी मिल जाती है। जानकारी, अब जो चीज है इसका सबसे बड़ी, अगर हम कमी की बात करें तो ये क्या होता है कि अगर भौतिक तौर पर देखें, भौतिक तौर पर मीन्स अगर डायरेक्टली इसको एक्टिव कौन होता है, इसमें शिक्षक आधारित होते हैं। तो ये क्या होती हैं, जो हमारी रिव्यू स्ट्रेटजी होती है वो शिक्षक के जो मेंटल लेवल होता है उस पर काम करती है, ना कि
स्टूडेंट को उससे कोई मतलब नहीं है, वो बस स्टूडेंट है, एक मॉडल है, एक उसका नमूना है जिसको वो ऑब्जर्व किया जाता है, किसके द्वारा, टीचर के द्वारा, कि उसको रिव्यू किया जा रहा है, उसका मूल्यांकन किया जा रहा है, उससे फीडबैक लेके कि बस आप फीडबैक चाहिए हमें, वो बाकी चीज़ें हम खुद देख लेंगे, उस तरह से ये काम करता है। आगे क्या है हमारा प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति, प्रश्नोत्तर विधि। तो सीधी बात है, जब प्रश्न होगा और उत्तर होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये टू वे कम्युनिकेशन होगा। रुचि इसमें अधिक होगी, इसमें क्या है, पुरस्कार मिल सकता है, पुरस्कार आयोजन किया जा सकता है। चौथा क्या है इसमें, ये क्या होगी, जब पुरस्कार या रुचि अधिक होगी तो ये क्या होगा हमारा, सक्रिय भागीदारी होगी। पांचवी चीज अगर हम कह सकते हैं कि इसमें नवीन ज्ञान, इन चीजों में से मतलब है ये टू वे कम्युनिकेशन होगा, मीन्स दोनों जो शिक्षक होगा और शिक्षार्थी होगा, दोनों आपस में बातचीत करेंगे, एक दूसरे, जो शिक्षक होगा वो प्रश्न पूछेगा और जो शिक्षार्थी होगा वो प्रश्न का जवाब देगा, तो उस तरह से उसके सही जवाब गलत जवाब के आधार पर उनका रिव्यू भी होगा, समीक्षा मूल्यांकन भी होगा, और उसमें बच्चे की नॉलेज का भी पता चलेगा। दूसरा, अगर जब बच्चा से पुरस्कार आयोजन करेंगे, शिक्षक कहेगा कि आपको 10 में से 7 जवाब देने पर कोई पुरस्कार दिया जाएगा, तो बच्चे क्या होंगे, अधिक रुचि लेंगे और उन सभी के सभी सवालों का जवाब देने के प्रयास करेंगे, तो उसमें क्या होगा, रुचि अधिक होगी। जब रुचि अधिक होगी तो बच्चे क्या होंगे, सक्रिय भागीदार होंगे, उस चीज को एक्टिवली उसमें इंटरेस्ट लेंगे और करेंगे। अगला एक पॉइंट निकल के आता है हमारा नवीन ज्ञान की प्राप्ति। नवीन ज्ञान से मतलब है बच्चे उन चीजों को सीखेंगे और उन्हीं आधार पर वो खेल खेल में ऐसी चीजें सीख जाएंगे जिससे वो तर्क लगाकर नई चीजें और सीख पाएंगे। इसका जो एक नुकसान है वो कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे थोड़ा मानसिक रूप से कमजोर होते हैं तो वो क्या कहते हैं, दबाव महसूस करते हैं। दूसरी क्या चीज है, दबाव महसूस करेंगे तो क्या होगा, पिछड़ापन आ जाएगा। तीसरी चीज क्या है, ईर्ष्या की भावना। तो ये चीजें हैं, ये चीजें हम प्रश्नोत्तर विधि से शायद जनरली निकल के आती नहीं है, पर कुछ चांसेस होते हैं कि ये ऐसा हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही।